जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मानव भूगोल का प्रकृति एवं विषय क्षेत्र इस चैप्टर के टॉप ऐसे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में करा दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, यानी आपको बताना फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकित्सा भूगोल। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। काफी बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड कि जो मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसका जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मानव भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल या फिर रेटजेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, रेटजेल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं वो कहाँ के व्यक्ति थे। तो दोस्तों फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो जर्मन के भूगोलवेता थे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जर्मन राइट आंसर करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो भूगोलवेता थे फ्रेडरिक रेटजेल, इनका एक पुस्तक आया था उस पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी था। नेक्स्ट वन 3 में दिया गया फ्रेंड कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। यानी आपको पता फ्रेंड ये जो मानव भूगोल है वो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन जो है वो कौन सा भूगोलवेताओं के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ये है रिटर, बी है रेटजेल, सी है कुमारी सेम्पल या डी टेलर। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी कुमारी सेम्पल। जी दोस्तों, ये जो कथन है वो कुमारी सेम्पल के द्वारा ही दिया गया था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट वन 4 में दिया गया फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यानी आपको पता फ्रेंड कि इनमें से कौन सा जो विद्वान है जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ये सैंपल। तो दोस्तों सैंपल जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है। रेटजेल, तो रेटजेल की भी बात करें फ्रेंड ये भी मानव भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन डी में दिया गया हंगिंगटन। तो दोस्तों हंगिंगटन भी मानव भूगोल से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये बंडेंट रसेल जो फ्रेंड ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंडेंट रसेल। नेक्स्ट 5 में दिया गया फ्रेंड कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। यानी आपको फ्रेंड ये जो संभववाद विचारधारा है इसके अनुसार जो है वो कौन सा घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया वो आपको बताना है। दोस्तों संभववाद के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया गया प्रकृति को, बी में दिया गया मानवीय घटक, ऑप्शन सी दिया गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया फ्रेंड इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संभववाद के अनुसार देखा जाए तो मानव को सबसे अधिक शक्तिशाली संसाधन माना गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मानवीय घटक। जी हाँ दोस्तों, संभववाद विचारधारा के अनुसार जो फ्रेंड वो मानव को सबसे अधिक शक्तिशाली संचालन माना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जगह ऑप्शन बी, मानवीय घटक। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या दिया गया फ्रेंड कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। यानी आपको ये जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है इससे कौन सा इनमें से कौन सा जो भूगोलवेता है जो कि नवनिश्चयवाद से संबंधित है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ये में दिया गया ब्लास, बी है रेटजेल, सी है हम्बोल्ट या डी टेलर। तो दोस्तों नवनिश्चयवाद की बात करें तो ग्रिफिथ टेलर का जो संबंध है फ्रेंड वो नवनिश्चयवाद से है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो जो ऑप्शन डी टेलर या फिर ग्रिफिथ टेलर। दोस्तों यदि क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो नवनिश्चयवाद है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो टेलर को ही फ्रेंड, ग्रिफिथ टेलर को जो है वो नवनिश्चयवाद का जनक कहा जाता है। और ये जो फ्रेंड ये जो भूगोलवेता थे टेलर ये जर्मन के थे और इन्होंने ही फ्रेंड रुको और जाओ की अवधारणा दिया था। तो क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है कि रुको और जाओ की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया, तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी आपको बताना फ्रेंड इनमें से कौन सा जो है जो कि जिसके कारण जो है वो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं, जिससे जो है वो कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन ये यात्रियों का विवरण। तो दोस्तों यात्री के विवरण से भी हमें कुछ सूचना प्राप्त होता है, प्राचीन मानचित्र के द्वारा भी हमें कुछ सूचना प्राप्त होता है, और प्राचीन महाकाव्य जो होता है फ्रेंड उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया चट्टानों से चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। दोस्तों इससे कोई भी हमें सूचना प्राप्त नहीं होता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट 8 में दिया गया कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। नहीं आपको बताना फ्रेंड प्रकृति और मानव के बीच जो है वो पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों प्रकृति और मानव के बीच देखा जाए तो तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण कारक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तकनीक। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलन सी सैंपल द्वारा दी गई। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि इनमें से कौन सा जो परिभाषा जो है जो कि एलन सी सैंपल जो थे जो कि अमेरिका के भूगोलवेता थे, कौन सा जो परिभाषा है वो एलन सी चर्चिल के द्वारा दिया गया वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव भूगोल
अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो कथन है फ्रेंड वो कुमारी एलन सी चर्चिल के द्वारा सैंपल के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यानी आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ये क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी में दिया गया स्थानिक संगठन, सी में दिया गया मात्रात्मक क्रांति और ऑप्शन डी में दिया गया फ्रेंड अन्वेषण और विवरण। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मात्रात्मक क्रांति। जी हाँ दोस्तों, मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। नेक्स्ट 12 में दिया गया फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यानी आपको बताना फ्रेंड कि इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ये निर्वाचन भूगोल, बी ऐतिहासिक भूगोल, सी सैन्य भूगोल या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो जो ऐतिहासिक भूगोल। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक भूगोल। फ्रेंड्स, जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन को टाइपिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है और मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहता हूँ और बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया गया है। अगला 13 में दिया गया कि मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नवनिश्चयवाद का विचार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। आने आपको बताना फ्रेंड कि जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है ये कौन से भूगोलवेता के द्वारा दिया गया, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ये है एलन सी सैंपल, बी है ग्रिफिथ टेलर, सी है रेडजेल या डी हम्बोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर। जी हाँ दोस्तों, ये जो नवनिश्चयवाद विचारधारा फ्रेंड वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ही दिया गया था। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नवनिश्चयवाद विचारधारा का जनक किसे कहा था, तो ग्रिफिथ टेलर। और ये जो ग्रिफिथ टेलर है फ्रेंड वो अमेरिका के भूगोलवेता थे और इन्होंने ही फ्रेंड रुको और जाओ की अवधारणा दिया था। नेक्स्ट 14 में दिया गया कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पनाओं भूगोल है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता की है। यानी आपको बताना फ्रेंड ये जो परिभाषा है वो कौन सा भूगोलवेता का है। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है फ्रेंड वो विडाल डी ला ब्लास का है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो विडाल डी ला ब्लास है फ्रेंड इन्हें जो फ्रेंड वो संभववाद का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो विडाल डी ला ब्लास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में दिया गया कि आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है। यानी आपको बताना फ्रेंड कि आर्थिक भूगोल में जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो उपक्षेत्र शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा पर्यावरण भूगोल। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण जो भूगोल है वो आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट 16 में दिया गया कि चौराहों पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ठीक है। यानी आपको फ्रेंड ये जो ट्रैफिक होता है उस पर जो लाल बत्ती जलता है फ्रेंड इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। लाल बत्ती जलने का तैयार हो रहना, रुकना, जाओ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन में 16 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन बी रुकना। जी हाँ दोस्तों, लाल बत्ती जब जलता है तो सभी को रुकने के लिए बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रुकना। नेक्स्ट 17 में दिया गया कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। यानी आपको बताना फ्रेंड जो मानव भूगोल है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। ये जो परिभाषा है कौन सा भूगोलवेता के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये जो परिभाषा फ्रेंड वो फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडजेल, जो कि जर्मन के भूगोलवेता थे। और दोस्तों इन्हें जो है फ्रेंड वो संभववाद का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट 18 में दिया गया कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। इसका उदाहरण है। यानी आपको बताना फ्रेंड कि मानव जो है वो प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझा उसके बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। इसका उदाहरण क्या है वो इनमें से बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ये है वायु की गति के नियम, ऑप्शन बी दिया गया डीएनए तथा अनुवांशिक के रहस्यों की समझ, ऑप्शन सी में दिया गया घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 19 में दिया गया फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता का संबंध संभववाद से है। यानी आपको बताना फ्रेंड कि इनमें से कौन सा भूगोलवेता का जो संबंध है वो संभववाद विचारधारा से वो आपको बताना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो संभववाद है और नियतिवाद है वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों संभववाद के अनुसार देखा जाए तो मानव को सबसे अधिक शक्तिशाली संसाधन माना जाता है और नियतिवाद के अनुसार प्रकृति को सबसे अधिक शक्तिशाली संसाधन माना जाता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संभववाद का संबंध इनमें से कौन सा भूगोलवेता से है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी विडाल डी ला ब्लास। जी हाँ दोस्तों, विडाल डी ला ब्लास का जो संबंध है वो संभववाद से था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 में दिया गया कि मनुष्य अपने विकास की
आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था। यानी कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है जब अपने विकास कर रहा था तो आरंभिक में अपने अवस्था में प्रकृति से का प्रकोप से काफी ज्यादा डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? आज आपको बताना पड़ेगा ये जो कथन है कि मानव अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। ये जो कथन है वो कौन सा विचारधारा से है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निश्चयवाद। जी हाँ दोस्तों, निश्चयवाद के अनुसार देखा जाए कि मानव जो है वो प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चयवाद। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निश्चयवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडियल को जो है फ्रेंड वो निश्चयवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट 21 में दिया गया कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? आपको बताना फ्रेंड कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में जो है वो कौन सा उपागम जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित था? तो दोस्तों अन्वेषण और विवरण जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण और विवरण। नेक्स्ट 22 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा जो शाखा है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित नहीं, वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ये है जनसंख्या भूगोल, बी है नगरीय भूगोल, सी है आवास भूगोल या डी समुद्री विज्ञान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, समुद्री विज्ञान जो है वो मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है, बल्कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल और आवास भूगोल ये सभी संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 में दिया गया कि भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की समय अवधि है। यानी आपको बताना ये जो भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का जो समय अवधि है वो कितना से कितना के बीच है वो आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है हो जाएगा 1990 के दशक। जी हाँ दोस्तों, 1990 के दशक में जो फ्रेंड वो उत्तर आधुनिकतावाद का अवधि है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 का दशक। नेक्स्ट 24 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है? यानी आपको पता है इनमें से कौन सा उपागम में जो है वो कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो स्थानिक संगठन। जी दोस्तों, स्थानिक संगठन में जो है वो कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानिक संगठन। नेक्स्ट 25 में दिया गया फ्रेंड कि एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है? कहने का मतलब ये फ्रेंड कि कोई प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कोई भी प्रदेश किस प्रकार से भिन्न है और यह समझने के लिए जो फ्रेंड वो क्षेत्रीय विभेदन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय विभेदन। नेक्स्ट 26 में दिया गया फ्रेंड कि रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? काफी बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड कि ये जो रुको और जाओ निश्चयवाद है इस विचारधारा को जाना जाता है, यानी किस विचारधारा के नाम से रुको और जाओ को जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो नव निश्चयवाद। जी हाँ दोस्तों, नव निश्चयवाद को दोस्तों रुको और जाओ की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रुको और जाओ अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये जो है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट 27 में दिया गया कि मानव भूगोल की कल्याण परक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध डैश से था। यानी आपको पता है कि जो मानव भूगोल का कल्याण परक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध है वो किससे था वो आपको बताना है। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है हो जाएगा लोगों के सामाजिक कल्याण से। जी हाँ दोस्तों, लोगों के सामाजिक कल्याण से जो फ्रेंड वो मानवतावादी विचारधारा का संबंध था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है वो आपको बताना है। तो लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल, जनसंख्या भूगोल या फिर कृषि भूगोल? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन ये लिंग भूगोल। जी हाँ दोस्तों, लिंग भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। नेक्स्ट 29 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों परिवहन, कृषि, गृह मार्ग या फिर वस्त्र उद्योग? तो दोस्तों कृषि भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, गृह निर्माण घर हम लोगों के रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और वस्त्र उद्योग तो वस्त्र भी हमारे पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। लेकिन यदि परिवहन नहीं भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ये परिवहन, जो कि मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना है। दोस्तों आप 29 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जान रहे थे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या है फ्रेंड्स, आपको क्लास 12 में जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा फ्रेंड उसमें आपको जो टोटल है फ्रेंड वो ज्योग्राफी में 22 चैप्टर पढ़ना है और मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया हूँ। तो यदि आपने वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नहीं देखें तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन जाने के लिए फ्रेंड आप अपने सुंदर से हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दें, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लाते रहूँगा।